हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। 7 लेटेस्ट न्यूज़ आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है। तो थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। सुपर टाइफून रगासा कहाँ हिट करने वाला है, साउथ कोरिया ट्रम्प डील में क्या नया ट्विस्ट आ गया है, चाइना का वर्ल्ड फर्स्ट चाइना यूरोप आर्टिक ट्रेड रूट कहाँ ओपन हुआ है, इजराइल के पुराने दोस्त कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया क्यों लोग ये इजराइल के खिलाफ हो गए हैं, रसिया ने फिर से यूरोप के किस एरिया को क्रॉस चेक करने की कोशिश की है, इंडिया में आज से जीएसटी कम, बहुत सारी चीजों के रेट भी कम हो गए हैं, पाक एयरफोर्स ने बॉम्ब्स क्यों गिराया है खैबर पख्तून विलेज में। आज सारी न्यूज देखने वाले हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, फिर आराम से न्यूज को देखते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन को दबा देना, बस इतना सा काम है। पैसे नहीं लगेंगे दोस्त, फ्री में है, जल्दी से कर लो। फिर देखते हैं न्यूज। दोस्तों सबसे पहले न्यूज की बात करूं, आज बात करेंगे हम सुपर टाइफून रगासा की, जो फिलीपींस को हिलाने जा रहा है। ये 2025 का सबसे पावरफुल स्टॉर्म है, कैटेगरी 5 जैसा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं हम। क्या ये मॉन्स्टर स्टॉर्म है? जी हाँ, रगासा फिलीपींस में नांदो के नाम से जाना जाता है। इसका स्पीड 230 से 270 किलोमीटर पर आज तक पहुंच गया है। 21 सितंबर 2025 को सुपर टाइफून बन गया है। अब बाटेंस और बुबियांस आइलैंड्स पे लैंडफॉल कर रहा है। यहाँ सिर्फ 2000 लोग हैं, ज्यादातर गरीब हैं। पगासा के मुताबिक 3 मीटर से ज्यादा स्टॉर्म सर्च आ सकता है, मतलब जिंदगी खतरे में है। फिलीपींस पे क्या असर होगा? हजारों इवैक्यूएट्स हो जाए। मनीला जैसे शहरों में स्कूल ऑफिस बंद है, फ्लड लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया है। मानसून के बाद ये हो रहा है। कागयान में राइस फील्ड्स तबाह हो गए हैं, पावर कट्स हो गया। संडे को करप्शन प्रोटेस्ट हुए हैं। फ्लड कंट्रोल्स की कमी से गुस्सा है लोगों में। 2025 में भी 6 टाइफून्स आए थे इसी तरीके के, अब ये टोटल 14वां है। ताइवान और चाइना पे अलर्ट है क्या? ताइवान के हुआलिन से 200 लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं। ईस्ट कोस्ट में हैवी रेन चल रहा है। बैटेन से 700 किलोमीटर दूर ये है चाइना और ताइवान। चाइना के गुआंगडोंग में कैस्ट्रोट्रॉपिक डिजास्टर वार्निंग दी गई है। ट्यूसडे से बारिश हवा चल रही है। हांगकांग में 500 फ्लाइट्स कैंसिल की गई है। कैथवे पैसिफिक बंद है। एयरपोर्ट 36 आवर्स शट हो सकता है। अब आगे की बात करूं तो ये स्टॉर्म एशिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। फिलीपींस में कॉप्स खराब हो गई है। चाइना हांगकांग ट्रेड थोड़ा सा रुक सकता है। क्लाइमेट चेंज से ऐसे सुपर स्टॉर्म बढ़ रहे हैं, जैसे 2018 का मांगकुट जिसमें 100+ मारे गए थे। अब आगे क्या हो सकता है? फिलीपींस क्रॉस करेगा, फिर ये टाइफून फिलीपींस को क्रॉस करेगा, फिर साउथ चाइना की तरफ बढ़ेगा। हांगकांग मोरक्को पे डायरेक्ट हिट पॉसिबल है। वीकनिंग होने के बाद भी ये टाइफून थोड़ा बहुत रहेगा, वियतनाम तक पहुंच सकता है। रिलीफ में डिले से ह्यूमन क्राइसिस बढ़ सकते हैं। प्रोटेस्ट वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई दोस्त या रिलेटिव फिलीपींस में है तो फोन करके उनकी जानकारी जरूर लीजिए। सेकंड न्यूज की बात करूं, सेकंड कोरिया के नए प्रेसिडेंट ली जेंग मुओंग ने एक न्यूज चैनल को बोला है कि वो ट्रंप और किम जोंग उन के बीच एक डील को हाँ कर देंगे, जहां नॉर्थ कोरिया से अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने को फ्रीज करेगा, पूरा खत्म नहीं करेगा। ये 21 सितंबर 2025 की फ्रेश न्यूज है और इसको देखते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया आपको पता है हर साल 15 से 20 नए न्यूक्स बना रहा है। 2022 में उन्होंने खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया था और कहा था कि कभी नहीं छोड़ेंगे हम ये चीज। ली का कहना है ये फ्रीज एक इंटरिम इमरजेंसी मेजर है जो अभी रियलिस्टिक है। लॉन्ग टर्म गोल डी न्यूट्रलाइजेशन का ही रहेगा, लेकिन फ्रूटलेस लड़ाई बंद करो और छोटे गोल्स को अचीव करो। ली जून में ऑफिस आए थे। पहले प्रेसिडेंट यून सुक योल को इम्पीचमेंट हुआ था मैरिटल लॉ ट्राई करने पे। अब टेंशन कम करना चाहते हैं। ट्रम्प से कह रहे हैं 2019 की बातें रीस्टार्ट कर दो, जहां टॉक्स टूटे थे क्योंकि यूएस ने पूरा डिसमेंटल मांगा था। किम ने संडे को पार्लियामेंट में बोला ट्रम्प से बात करूंगा, लेकिन सिर्फ अगर डी न्यूट्रलाइजेशन की डिमांड ड्रॉप हो। लेकिन लू को लगता है दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो पॉसिबल है कि ये सब हो जाएगा। ये साउथ कोरिया के लिए पीस लाएगा, ग्लोबल सिक्योरिटी बूस्ट होगी। आगे क्या हो सकता है? अगर डील बनती है तो कोरियन पेनिनसुला पे टेंशन कम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। लेकिन अगर फेल हुई तो नॉर्थ कोरिया और एग्रेसिव हो जाएगा, मिसाइल टेस्ट बढ़ाएगा, चाइना रशिया से और क्लोज जाएगा। ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच देखना पड़ेगा क्योंकि वो यूएस थ्रेट पे फोकस कर सकता है, साउथ पे अभी फोकस उतना नहीं करेगा। दोस्तों थर्ड न्यूज की बात करूं, आज की बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट चाइना यूरोप आर्टिक कंटेनर एक्सप्रेस रूट। ये सिर्फ शिपिंग नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड का गेम चेंजर है। चलिए थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉन्च का क्या सीन है? जीजियांग के निंगवो जॉनसन पोर्ट से, जो दुनिया के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर से इस्तांबुल ब्रिज ने मंडे को लास्ट कंटेनर लोड किया। 24 सितंबर को ये यूके के फ्लैक्सी स्टोव्स पहुंचने वाली है विया आर्टिक ओशन के नॉर्थर्न सी रूट से। चाइनीज कंपनी सी लेजेंड चला रहा है ये, और ओपनिंग जनवरी 22 सितंबर को 3:28 पे हुई थी दोपहर को। कैपेसिटी 4890 कंटेनर्स की है। फुल बुक वाली वॉयज है ये। टाइम और इको सेविंग का मैजिक है। ट्रेडिशनल स्यूज कैनल रूट से 40 दिन लगते थे, अब से 18 दिन में यूरोप पहुंच जाएगा। 22 डेज की कटिंग है और कार्बन एमिशन 50% तक कम होगा। अराइवल एक्सपेक्टेड
10 अक्टूबर तक का है। ये पहली बार निंगबो से आर्टिक तक एक्सटेंशन है। ई कॉमर्स गुड का बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज यूनिट ले जा रही है। ये सब परफेक्ट क्रिसमस पीक सीजन के लिए। ये न्यू रिकॉर्ड सेट करता है। पहले 2024 के एंड में जर्मनी के विलेम 7 तक 26 दिन के रूट थे। अब यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी, हैम्बर्ग एंड पोलैंड तक ये जाएगा। आइस फ्री समर में आइस ब्रेकर्स के साथ सेफ लेकिन सिर्फ लो आइस क्लास है। टेस्टिंग मोड अभी इसका स्टार्ट है। दोस्तों ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, स्ट्रेटजी है। क्लाइमेट चेंज से आर्टिक मेल्ट हो रहा है। रशिया के एनएसआर से चाइना बाईपास कर रहा है। स्विस रेड सी के अनसर्टेनिटीज चाइना आर्टिक में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। रशिया के साथ टाई अप्स बढ़ रहे हैं। वेस्टर्न के लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ सकता है। ट्रेड अनसर्टेनिटीज में चाइनीज कंपनीज को न्यू सेफ चैनल भी मिल जाएगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये सीजनल से फुल ईयर रूट बन जाएगा। 2026 में हाई आइस क्लास शिप्स के साथ ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हो जाएगा। यूरोप एशिया कार्गो 40% शॉर्टर कॉस्ट डाउन होगी, लेकिन एनवायरनमेंट पे सवाल है। मेल्टिंग आइस से मूव वार्निंग हो सकती है। चाइना रशिया एक्सेस स्ट्रांग होगा। यूएस यूई सेंसस डोज कर सकते हैं। वॉच आउट, देखते हैं अब आर्टिक के रेस पे कौन आगे निकलता है। फोर्थ न्यूज की बात करूं, 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये तीनों इजराइल के पुराने दोस्त हैं। ऑफिशियली पैलेस्टीन को एक सोवर्जिन स्टेट मान लिया है। ये सिंबॉलिक मूव है जो यूएन के 147 कंट्रीज के साथ जुड़ गया है। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। ब्रिटिश पीएम कीम स्टारमर ने वीडियो में कहा, मिडिल ईस्ट की हॉरर्स देखकर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन जिंदा रखने के लिए पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सेफ इसराइल और वायलेबल पैलेस्टीन। साथ में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटोनी एल्बनीज और फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। पैलेस्टीन की लॉन्ग हेल्ड एस्पिरेशन को मानते हैं। ये 2 स्टेट मोमेंटम बनाएगा। कनाडा के पीएम मार्क हेनरी ने बोला, पैलेस्टीन को स्टेट मानते हैं, पीसफुल फ्यूचर्स के लिए पार्टनरशिप देंगे। पुर्तगाल भी इसको ज्वाइन करने की उम्मीद लगा रहा है। पैलेस्टीन की खुशी है। पैलेस्टीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने वेलकम किया है। ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का हिसाब से जस्ट पीस के लिए एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। अब 147 प्लस कंट्रीज में पैलेस्टीन को पहचान मिल गई है, लेकिन ग्राउंड पे ऑक्यूपेशन अभी भी स्टार्ट है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने गुस्से में कहा है, अक्टूबर 7, 2023 के हमास मैसेकर के बाद ये रिकॉग्नाइज करना टेररिज्म को हग करने जैसा रिवॉर्ड है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट में कोई फलस्तीनी स्टेट नहीं बनेगा। उन्होंने यूएस ट्रिप पे वापस आकर रिस्पांस देने की वार्निंग दिया है। इजरायली मिनिस्टर जैसे बिजेलेल स्मोट्रिच बोल रहे हैं वेस्ट बैंक पे सोवर्जिनिटी अप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे इजराइल इनको छोड़ने नहीं वाला है। गाजा वार की फ्रस्ट्रेशन से हजारों सिविलियंस की डेथ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये कोऑर्डिनेटेड मूव है। फ्रांस और यूरोप की कंट्रीज अंगा में फॉलो करेंगे। यूएस एंड ट्रम्प अपोज कर रहे हैं, बोलते हैं ये हमास को बूस्ट करेगा। सिंबॉलिक है, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बढ़ा ही रहा है इजराइल को। दोस्तों ये वेव बढ़ेगी। स्पेन, फ्रांस जैसे 10 कंट्रीज और भी कंट्रीज ज्वाइन कर सकती है। इजराइल को ज्यादा आइसोलेट होना पड़ेगा। पॉसिबल है इजराइल वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स डबल करेगा और जल्दी से गाजा को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिफॉर्म्ड पैलेस्टीन अथॉरिटीज इस बैन कर सकती है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, यूएस इजराइल अलायंस जो है वो टाइट हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में फ्रेश टेंशन स्टार्ट हो सकती है यूरोप और इजराइल के बीच। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फिफ्थ न्यूज की बात करेंगे, रशिया ने फिर से बाल्टिक सी में हवाई हद पार कर दिया है। एस्टोनिया और न्यूट्रल एयर स्पेस को टारगेट करके ये सिर्फ प्रोवोकेशन नहीं, यूक्रेन वॉर को डिस्ट्रैक्शन भी लग रहा है। चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। 3 रशियन मेक 35 जो मैंने पहले न्यूज में बताया था, फाइटर जेट्स ने बिना परमिशन एस्टोनिया के एयर स्पेस में घुस गए थे। विंडोलू आइलैंड के पास 12 मिनट तक रुके थे। इटालियन F-35 जेट्स ने नाटो के अंडर उन्हें भगाया था। ये न्यूज तो आपको मैंने बता दिया था। अब उसके आगे की न्यूज बताता हूँ। बाल्टिक सी का इंसिडेंट 21 सितंबर अभी लेटेस्ट हुआ है। जर्मनी एयरफोर्स ने 2 यूरो फाइटर भेजे। रशियन 1 L-20M रिकॉग्नाइजेशन प्लेन को ट्रैक किया। न्यूट्रल स्पेस था, एयर स्पेस। फिर स्वदेशी नाटो पार्टनर्स को हैंडओवर किया। फ्लाइट प्लान नहीं थी, रेडियो साइलेंट पे था, मतलब साइलेंट वाली जो एयरक्राफ्ट है वो इससे चेक करने की कोशिश कर रहा है रशिया की नाटो की क्या तैयारी। अब आगे क्या होगा, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल 23 सितंबर को मिलेगा डिस्कस करने के लिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स भी इमरजेंसी सेशन को बुला रही है एस्टोनिया से रिलेटेड। ये झड़प 2025 एक्सरसाइज के बाद है। न्यूक्लियर ड्रिल्स जो है रशिया वो कर रहा है बेलारूस के साथ, और शायद इंडिया भी इसमें ज्वाइन है। टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है। नाटो ईस्टर्न फ्लैंक स्ट्रेंथ करेगा, मोर जेट डिप्लॉय होंगे। रशियन यूक्रेन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर एस्केलेट हुआ तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन का रिस्क भी है। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 भी यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो देखेंगे आगे क्या होता है। 6 न्यूज की बात करूँ, इंडिया के जीएसटी जो 2017 में आया था, ऐसा टैक्स रेवोल्यूशन अब जीएसटी 2.0 बन रहा। आज 22 सितंबर 2025 से पुराना 5, 12, 18 एंड 28% वाला कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम खत्म हो गया। अब सिर्फ 2 मेन स्लैब है, 5% एसेंशियल एंड 18% मोर गुड सर्विस पे, और एक और है 40% से अल्ट्रा लग्जरी पे। ये सिन आइटम्स जैसे टैबोको, हाई एंड कार्स पे। ये 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का मास्टर स्ट्रोक है। मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इसको लीड कर रही हैं।
क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी, जैसे पैक फूड है, ड्राई फ्रूट्स है, स्पाइसेस हैं, सोप्स हैं, जूस है, मेडिसिन है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो पहले 12 से 18% लगता था जीएसटी, अब फ्रेंडली बजट में आपको मिल जाएगा। जिम, सैलून, होटल्स, स्टेज अंडर सभी 7500 वाली चीज़ें जो है वो 5% पे आ जाएंगी। हेल्थ केयर और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अब टैक्स फ्री हो गया है। स्टैंडर्ड 18%, जैसे मोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, सीमेंट, व्हीकल, रेस्टोरेंट जो 28% वाले थे वो अब 18% पे आ गए हैं। 19% जो आइटम है लग्जरी वो अब 18% की रेंज में आ गए हैं। 14% में जो सिगरेट हैं, एरिनेटेड ड्रिंक्स हैं, पान मसाला, प्रीमियम बाइक्स हैं, ये बढ़ेंगे जो हेल्थ और रेवेन्यू के लिए ठीक है। ये चेंज फेस्टिवल सीजन से पहले आया है ताकि नवरात्र और दिवाली शॉपिंग में ये सब बूम करें, बिजनेस को कॉम्प्लियंसेस ईजी करे, कंज्यूमर्स को 200+ आइटम्स पर टैक्स कस हुए हैं, टैक्स कट हुए हैं, इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट 1.08 इंटू बूस्ट देगा। अब आगे क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म्स की बात करें तो प्राइसेस गिरेंगे, अगले कुछ दिन में आपको प्राइस गिरते हुए देखेंगे, कंजप्शन बढ़ सकता है, जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% हिट कर सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एमएसएमईज थ्राइव्स करेगा, बट लग्जरी ब्रांड्स को चैलेंज है। जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो इंडिया को ग्लोबल ट्रेड हब बना सकता है, चाइना जैसे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर है, वॉच फॉर इंप्लीमेंटेशन ग्लिचेस पर ओवरऑल विन है। क्या लगता है दोस्तों, ये टैक्स कट पे आप भी शॉपिंग को बढ़ाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। 7th एंड लास्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनवा के तीरा विलेज में मात्रे डारा गांव पे 8 LS-6 बॉम्ब्स गिरा दिए हैं। सुबह 2 बजे JF-17 जेट से हुआ ये हमला, सिर्फ सिविलियंस मारे गए हैं, 30 लोग जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। बॉडीज रबल्स में दबी हुई हैं, रेस्क्यू टीम्स अभी भी ढूंढ रही हैं, डेथ टोल्स बढ़ रह सकते हैं। लोकेशन क्या है, अफगान बॉर्डर के पास टेररिस्ट हाइडआउट्स वाले एरियाज पे जनवरी से अगस्त के बीच में 605 टेररिस्ट अटैक कर चुका पाकिस्तान, 138 सिविलियंस की जान जा चुकी है। JEM और HM नए बेसिस बना रहे हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के लिए। एमनेस्टी ने पहले ही वार्न किया था सिविल लाइव्स एट रिस्क और ड्रोन स्ट्राइक। ये पाकिस्तान को कुछ आता नहीं है, इंडिया ने क्या सटीक निशाने मारे थे, कम से कम इंडिया से ही बात कर ले, इंडिया सटीक निशाने कैसे मारता है वो सिखा देगा, उस तरीके से क्या सिविलियन को मार के क्या हासिल कर लेगा और लोगों के सामने वर्ल्ड में बताएगा कि हमने इतने टेररिस्ट मार दिए हैं। ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसको अब बाकी जो देश हैं UN वगैरह उनको आके देखना चाहिए। ये हमला तालिबान या TTP अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन सिविलियन देश से लोकल प्रोटेस्ट बढ़ सकता है। पाकिस्तान अफगान टेंशन और तेजी से बढ़ सकती है, इंडिया को भी अलर्ट में रहना पड़ेगा क्योंकि POK से थ्रेट मिल सकता है, वॉर ऑन टेररिस्ट में इनोसेंट्स फंस रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आज आशा करता हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई होगी, आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर दबा लेंगे। और हाँ, आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, X में भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक शानदार न्यूज को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।